कोरोना की तीसरी लहर से सबसे ज्यादा खतरा अब बच्चों को बताया जा रहा है, लेकिन करोड़ों माता पिताओं के लिए उम्मीद भरी खबर भी आई है। भारत में बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल शुरू होने वाला है। अगर ये ट्रायल सफल रहा तो हमारे बच्चे कोरोना संक्रमण से काफी हद तक सुरक्षित हो पाएंगे। दूसरी लहर से जूझ रहा हिंदुस्तान। तीसरी लहर के खतरे से सहमा हिंदुस्तान। विशेषज्ञों ने चेताया, तीसरी लहर से बच्चों को खतरा बताया। दूसरी लहर थमी नहीं कि तीसरी लहर के डर से देश थर्राने लगा। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर भी आएगी। ये भी कह रहे हैं कि तीसरी लहर की चपेट में बच्चे आएंगे। खतरनाक कोरोना की पकड़ में मासूम आएंगे। देखिए, अब अंदेशा ये हो रहा है कि थर्ड वेव भी शायद हमारे देश में आएगी। मैं आपको बता दूं कि ये पेंडेमिक की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो वेव्स में आती है। पिछली बार स्पेनिश फ्लू भी आया था तो 4 वेव्स में आया था। इस वक्त भी इस पेंडेमिक में भी कुछ देशों में चौथा वेव भी चल रहा है, तो हमारे हिंदुस्तान में भी तीसरे वेव आने की पूरी संभावना है। कोरोना से बचाव के 2 ही रास्ते हैं, संक्रमण से बचना और टीका लगाना। लेकिन सवाल है कि बच्चों को कैसे बचाया जाए। अब इस सवाल का खुशखबरी भरा जवाब मिल गया है। बच्चों के लिए टीके पर शोध का काम आगे बढ़ा है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को ट्रायल की इजाजत मिलने वाली है। कोवैक्सीन का ट्रायल 2 से 18 साल के बच्चों पर किया जाएगा। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने ट्रायल की सिफारिश की। ये ट्रायल दूसरे और तीसरे चरण के होंगे। करीब 525 बच्चों पर कोवैक्सीन का परीक्षण किया जाएगा। एम्स दिल्ली, एम्स पटना और नागपुर के मेडिट्रेना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में ट्रायल होंगे। बच्चों को कोरोना से बचाने की चिंता पूरी दुनिया में है। आपको शायद मालूम हो कि अमेरिका में फाइजर कंपनी की वैक्सीन को 12 साल के बच्चों के लिए इस्तेमाल की इजाजत दे दी गई। फाइजर ने ब्रिटेन में भी बच्चों के लिए वैक्सीन के इस्तेमाल की इजाजत मांगी है, लेकिन अब देसी कंपनी ने कदम आगे बढ़ाया है। उम्मीद करिए कि जल्द ही कामयाबी भी मिल जाएगी। आज तक ब्यूरो। कोरोना की जो मौजूदा दूसरी लहर है, इसमें बच्चे प्रभावित हुए हैं, लेकिन आशंका ये जताई जा रही है कि जो तीसरी लहर आएगी उसका सबसे ज्यादा असर बच्चों पर होगा। तो सवाल यह है कि बच्चों को वैक्सीन कब लगनी शुरू होगी? क्या बच्चे तीसरी लहर से बच पाएंगे? हमारे साथ बहुत सारे मेहमान हैं। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान, डॉक्टर प्रदीप सेठ, डॉक्टर प्रज्ञा यादव, डॉक्टर नीलम मोहन। नमस्कार आप सभी को और आप सभी का स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद भी। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, डॉक्टर चौहान, जो ट्रायल्स शुरू होने की बात हुई है, ये ट्रायल्स कैसे शुरू होंगे, कब तक इसके रिजल्ट्स आ जाएंगे? और थर्ड वेव, उससे पहले थोड़ा सा ये भी बता दीजिए सर कि थर्ड वेव बच्चों के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है? ये जैसे आपने अभी कहा जा रहा है कि बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक होगी, इसका कोई ऐसा बहुत बड़ा प्रूफ नहीं है। बट ये जरूर होगा कि जो बड़ी उम्र के लोग हैं, आप देखिएगा उनको काफी, और कई देशों में और हमारे देश में भी वैक्सीन लग चुकी होगी। और जो न्यूट्रंस, जो वेरिएंट्स आए हैं, उनका वो ज्यादा इन्फेक्टिव है। तो अगर ये पहले एडल्ट्स को या बूढ़े लोगों को इन्फेक्ट करते थे, ऐसा माना जाता है। हालांकि इसका साइंटिफिक प्रूफ प्रोड्यूस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा 10 से 15 टाइम ज्यादा इन्फेक्टिव है। तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है, लाजमी नहीं है, हो सकता है कि छोटी उम्र के जो बच्चे हैं, जो छोटी उम्र के जो जवान हैं, उनको इन्फेक्शन, क्योंकि इन्फेक्शन ज्यादा होता है, ऐसा हो नहीं सकता है कि वो ज्यादा एक्सपोज हो गए। इसको सोचते हुए बहुत पहले, कुछ महीनों पहले, फाइजर ने, मॉडर्ना ने और जॉनसन ने बच्चों में, और ये मैं आपको बहुत जल्दी से समझा दूं, जो पहली वैक्सीन के ट्रायल होते हैं वो हमेशा हेल्थी इंडिविजुअल में किए जाते हैं, यूजुअली 18 से 50 साल की उम्र। वो इसलिए किए जाते हैं क्योंकि इस वैक्सीन के बारे में किसी को कुछ पता नहीं होता, इसलिए आपको उन लोगों की जरूरत है जो बिल्कुल रोबस्ट हेल्थ हो। और हर वैक्सीन, ऐसी कोई वैक्सीन नहीं जो फाइनली बच्चों को ना दी जाए, खासकर मलेरिया जैसी वैक्सीन तो बच्चों को ही दी जाएगी। तो इसको ग्रेडेड तरीके से नीचे ले जाया जाता है, जैसे 12 से 16 को अलाउड है। और अभी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ,
जी। उससे नीचे के बच्चों के भी ट्रायल शुरू हो गए। तो ये नहीं कि आप 2 से 18 साल के बच्चों को एक साथ ट्रायल करना शुरू करते, मेरे विचार से वो ना पॉसिबल है, ना ही वो होगा। आप पहले इसको 12 साल तक के बच्चों को ले जाइएगा, अगर उनमें आप समझते हैं कि इम्यूनोजेनिसिटी है और सेफ्टी है, और मेरे ख्याल से ये सेफ रहेंगे, बट प्रूव करना जरूरी है। उसके बाद में आप और 4 साल या 5 साल के नीचे की पायदान में जाएंगे, तो ये थोड़ा लॉन्ग ड्रॉन अफेयर होगा। और चूंकि वैक्सीन बहुत ज्यादा लोगों को लग चुकी है, हमें मोटा मोटा मालूम है कि ये सेफ वैक्सीन है, मगर जब तक बच्चों में प्रूव ना हो जाए तब तक उनको नहीं दी जा सकती। और अगर भारत बायोटेक कोवैक्सीन वैक्सीन के ट्रायल की इजाजत दी जाएगी तो बड़ी अच्छी बात है। और मैं ऐसा सोचता हूँ कि सब कुछ ठीक ही चलेगा, बस हमको इसको प्रूव करना होगा कि ये ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है सर, और यही आशा हम भी करते हैं कि ये वैक्सीन का ट्रायल ठीक से हो और ठीक चले, और आप भी यही आशा कर रहे हैं। डॉक्टर सेठ, ये ट्रायल्स किस तरह से होते हैं, कितना इसमें समय लगता है, और क्योंकि सेकेंड वेव चली रही है, थर्ड वेव कभी भी आ सकती है, क्या उससे पहले हम ये ट्रायल्स पूरे कर पाएंगे सर? देखिए, सबसे पहले जो ऐसे डॉक्टर चौहान ने बताया, बहुत अच्छा समझाया है कि बच्चों में जो तीसरी वेव का अगर हम पहले इंतजार करें, तीसरी वेव आए, तो उससे पहले हमको बच्चों में लगाना जरूरी है। वो इसलिए बच्चों में हालांकि कोई इतनी सीवियर इलनेस नहीं होती, बहुत रेयरली एक मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम देखा गया, बहुत रेयरली वो बाहर देखा गया है, तो बहुत रेयर होता है। बच्चों में यूजुअली इट्स माइल्ड, वेरी माइल्ड इन्फेक्शन होता है, चला जाता है। और इसलिए हम वाई वी वांट टू गिव इट इन चिल्ड्रन, क्योंकि उनके अंदर वो ट्रांसमिशन जो है वो बहुत ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन बहुत, क्योंकि वायरस विल रेप्लिकेट, वो आपके नोज और थ्रोट में रेप्लिकेट करेगा, उससे ट्रांसमिशन बहुत इजीली हो जाता है। तो इसलिए बच्चों के लिए कोवैक्सीन करना जरूरी है। यही फाइजर ने ये वैक्सीन अपनी ट्राई की है अभी, और उसके अंदर देखा गया है कि दे हैव ट्राइड इन 1000 बच्चों में देखा था, और उन्होंने देखा था उनमें 1000 में से जो 2 ग्रुप में बांट दिए थे, प्लेसिबो ग्रुप था, एक दूसरा ग्रुप था जिसके अंदर वो उन्होंने वैक्सीन दी थी। उन्होंने देखा था कि प्लेसिबो ग्रुप में 18 बच्चों को तो इन्फेक्शन हो गया था, लेकिन जो फाइजर जिसको वैक्सीन दी गई थी उसके अंदर एक भी इन्फेक्शन नहीं हुआ। तो इसके मतलब ये है कि ये वैक्सीन विल प्रोटेक्ट, और कम से कम उनके अंदर ये बच्चों के अंदर इम्यूनिटी आ जाएगी। और उनका टेस्ट करने के लिए सबसे बढ़िया एंटीबॉडी देखिए, क्योंकि बच्चे नाक से लेने में बड़ा कतराएंगे और उसके लिए वो शोर भी मचाएंगे, तो उनके लिए बेस्ट एंटीबॉडी देखिए और ठीक है कि नहीं, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि 12 से 16, जैसे डॉक्टर चाहन ने कहा, बहुत अच्छा है, 12 से 16 को पहले देखिए, और 16 से शुरू करिए, पहले 16, 15 इस तरह दी चाहिए, क्योंकि 15 से 16 साल के बच्चे जो हैं वो बाहर जा सकते हैं। और एक चीज हमको ये देखना चाहिए कि बच्चों के अंदर जब हम वैक्सीन लगाएंगे तो उनके अंदर इम्यून सेल्स, दे आर ब्रिमिंग विद इम्यून सेल्स, उनके पास इतनी इम्यून सेल्स हैं जैसे यंग आर्मी की तरह हैं, तो उनके जो भी वैक्सीन लगाएंगे उसका रिएक्शन जरूर होता है, रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ फीवर हो सकता है, तो वो उस फीवर होगा और हायर एंटीबॉडीज बनती हैं। ये देखना बहुत जरूरी है इसके लिए। तो वो ये सब चीजें होती है, इन चीज को ध्यान रखना चाहिए। और एक चीज और कि जो अंडर 5 के बच्चों का जैसे है अभी 2 to 18 का है, उसके अंदर थोड़ा सा इनको प्लानिंग अच्छी करनी पड़ेगी, क्योंकि उन बच्चों को दूसरी वैक्सीन भी मिलती है, पोलियो, मीजल्स, रुबेला और कितनी सारी वैक्सीन मिलती है, और ज्यादा वैक्सीन लगाएंगे तो उनके अंदर जो इम्यून रिस्पांस विल बी कंफ्यूज इन द सेंस कि क्या करें, किसको करें, तो उनके अंदर एक स्पेसिंग ठीक करनी पड़ेगी इनको कि पहले कौन सी लगाए और फिर कौन सी लगाए। स्पेसिंग बहुत जरूरी है, वो प्लानिंग बहुत अच्छी तरह बैठ करके करनी पड़ेगी इनको। और ऐसा कोई चिंता की बात नहीं, मैं तो कहता हूँ बच्चों को लगानी चाहिए, पहले जैसे हो शुरू से करें, लेकिन इससे ट्रांसमिशन में जरूर हो जाएगा, और नॉट ओनली ट्रांसमिशन, हर्ड इम्यूनिटी बनेगी। ठीक है सर। डॉक्टर नीलम, बहुत सारे एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स, और देखिए डॉक्टर सेठ भी कह रहे हैं कि लगाना चाहिए, डॉक्टर चौहान भी कह रहे हैं कि हमें ट्रायल करके इसे लगाना चाहिए। कोवैक्सीन, कोविशील्ड, डॉक्टर नीलम, ये 2 वैक्सीन हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे देश में, क्या अभी हम ये बच्चों को सिर्फ इसलिए नहीं लगा पा रहे हैं क्योंकि बच्चे ट्रायल्स में शामिल नहीं है, और अगर ट्रायल में हम बच्चों को शामिल करते हैं तो ये कब तक हो जाएगा?
देखिए, पहले तो थोड़ा सा डिफरेंस जो सबने बोला उससे अलग समझाना चाहूंगी कि जो हम जो वैक्सीन बनती है वो किस तरीके से बन रही है। जो भारत बायोटेक है इन एसोसिएशन विद आईसीएमआर, ये एटीन्यूएटेड वायरस एंटायर वायरस विरियन को लेके बना है। कोविशील्ड जो है वो स्पाइक प्रोटीन को वेक्टर के साथ कंबाइन करके बनी है, मॉडर्ना और कोविशील्ड जो एस्ट्राजेनेका की हम यूज कर रहे हैं। और जो अभी हमारे पास दूसरी वायरस J&J की आ रही है ऑल दैट, वो mRNA वैक्सीन है एंड फाइजर mRNA वैक्सीन है। तो जो अभी वर्ल्ड में मई 10 को FDA ने यूएसए में फाइजर वैक्सीन अप्रूव की है 12 years एंड अबव। 2200 चिल्ड्रन थे जो 12 to 15 years के थे और 750 बच्चे 16 साल के 15-16 साल की। इनमें करने के बाद फेज 2 स्टडी क्या होती है? फेज 2 स्टडी आप हंड्रेड्स में करते हैं और उनमें आप सेफ्टी और इम्यूनोजेनिसिटी कि आपकी रिस्पॉन्स एंटीबॉडी क्या है। फेज 3 ट्रायल क्या है? आप थाउजेंड्स में करते हैं, एक ग्रुप को मिला है एक ग्रुप को नहीं मिला है, और आप देखते हैं कि कंपैरिजन में जिनको मिला है उनके पे फायदा क्या हुआ, जिनको नहीं मिला उन पे क्या फायदा। तो जो फाइजर ने एडोलेसेंट 12 years पे स्टडी जो उनके mRNA वैक्सीन है उस पे बताया कि 100% एफिकेसी थी, वो बच्चों को इफेक्ट नहीं हुआ। थोड़े एक्सपर्ट्स ये सोच रहे थे कि बच्चों को क्यों लगाएं, तो ये जान के आपको दुख होगा कि यूएसए में 303 चिल्ड्रन डाइड। दो हम कहते हैं कि मतलब 3 lakhs के ऊपर हुए बच्चों को इफेक्ट, तो 3 चाहे वो अमाउंट छोटा हो, हमारी पॉपुलेशन 40% चिल्ड्रन है। उस 40% में अगर मैं आपको 0.05% मोर्टेलिटी भी बताऊं तो आपको स्वीकार नहीं होएगा कि हम अपने बच्चों को ये दे। तो मेरे हिसाब से जब February 28 को भारत बायोटेक ने सेंट्रल रिसर्च को ये अपनी प्रपोजल दिया था, तो उस प्रपोजल में उन्होंने कहा नहीं, आप एक दोबारा नया प्रोटोकॉल बनाएं। हो सकता है वो प्रोटोकॉल में फेज 2 फेज 3 स्टडीज जो उन्होंने ये 700 बच्चों को बताए हैं, मे बी स्टेप वाइज बड़े और छोटे नहीं लिए। तो उन्होंने अपना रिवाइज प्रोटोकॉल ट्यूसडे कल को सबमिट किया और कल उनको अप्रूवल मिला है इस स्टडी का, जिसमें आपने बताया कि 750 बच्चे ये 3 जगह पे लिए जाएंगे। तो जब आप किसी चीज को कंपेयर करते हो डिफरेंट वैक्सीन, तो एक हमारी स्टडी होनी चाहिए, लेकिन काफी माता पिता का ये सोचना है कि हमें इंटरनेशनल वैक्सीन को अप्रूवल दे देनी चाहिए। अगर फाइजर यहाँ आना चाहते हैं, मॉडर्ना ऑलरेडी मार्च 2021 से 6 महीने से 12 साल की स्टडी कर रहे हैं। तो जब तक उनकी स्टडी के रिजल्ट्स आएंगे ये अक्टूबर, ये ईयर के सितंबर अक्टूबर तक वो रिजल्ट्स आएंगे, तब तक हमारी भी स्टडी के फेज 2 ट्रायल हो जाएंगे और हम अपनी प्लस बाहर दोनों को ओपन करना चाहिए। ये मेरी सोच है। ठीक है डॉक्टर नीलम। डॉक्टर प्रज्ञा, मॉडर्ना फाइजर अमेरिका में बच्चों को लगी रही है, तो क्या हमारे वहां जो कोविशील्ड और कोवैक्सीन हम लगा रहे हैं वो अच्छी है, उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं बच्चों पर? आप सभी की राय है, दूसरे एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स की भी राय है कि बच्चों पर भी वो बढ़िया असर करेगी। तो अब जो सबसे बड़ी जरूरत है ट्रायल्स की, ये क्लिनिकल ट्रायल्स कितनी जल्दी कैसे हो सकते हैं और कब तक इसका रिजल्ट आ सकता है? तो अब भारत बायोटेक की जो इसके पहले जो स्टडी हुई है फेज 1 एंड फेज 2 में उन्होंने 12 साल से बच्चे भी इनरोल किए थे अपने स्टडी में, और 12 से 18 साल के जो बच्चों का डेटा भी अवेलेबल था। फेज 2 और फेज 1 में ऑलरेडी ये प्रूव हो गया था कि जो वैक्सीन है वो सेफ है और इम्यूनोजेनिसिटी बहुत अच्छी है, और उसमें बाकी डेटा भी आ गया था जिसमें इवन सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स भी इंक्लूड था। फेज 3 का जो डेटा अभी रिसेंटली आया है जिसमें उन्होंने बताया कि सीवियर केसेस के अगेंस्ट इसकी एफिकेसी 100% है, और जो एवरेज इंटरिम डेटा उन्होंने बताया था कि 81% एफिकेसी है वैक्सीन की।
तो ऐसा लगता है कि, और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है जो कि बहुत ही टाइम टेस्टेड है, और बच्चों की बहुत सारी वैक्सीन जैसे कि पोलियो की वैक्सीन है ऑलरेडी हम उनको यूज कर रहे हैं, काफी सेफ है और दुनिया भर में इस्तेमाल की जाती है। लेकिन जैसा कि बाकी अभी सीनियर एक्सपर्ट्स ने बताया कि सबसे पहले जो एडल्ट पॉपुलेशन होती है उसमें हमेशा ट्रायल होता है, और उसके बाद फिर हम बच्चों में भी पहले जो बड़े बच्चे होते हैं और फिर धीरे धीरे नीचे की उम्र में जाते हैं। तो भारत बायोटेक का भी यही प्लान है कि पहले वो 18 साल से 12 साल के बच्चों के बीच में ट्रायल करेंगे और फिर वो 3 चरणों में नीचे के आयु के बच्चों में ट्रायल करेंगे। इसमें जो ट्रायल है जो भारत बायोटेक की जो वैक्सीन कोवैक्सीन है, इसका पहली डोज के बाद दूसरी डोज 28 डेज पे लगाई जाएगी और 56 डेज में हमें पता चलेगा कि बच्चे कैसा रिस्पॉन्स कर रहे हैं। बट ये जो ट्रायल है यहाँ पे इम्यूनोजेनिसिटी हमें पता है कि ये तो होनी है, बट जो सबसे इम्पोर्टेंट इसका एस्पेक्ट है कि सेफ्टी इस्टेब्लिश करना कि ये वैक्सीन जो है बच्चों में अच्छी है और इसमें ज्यादा रिएक्टोजेनिसिटी या इस तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो जो डेटा आएगा उससे जो हमारे देश के जो माता पिता हैं उनमें बहुत भरोसा आ जाएगा और इस वैक्सीन को लेने के लिए सब लोग आगे आएंगे। दुनिया भर में बहुत सारी वैक्सीन के ट्रायल चल रहे हैं या लोग प्लान कर रहे हैं, जिसमें अभी डॉक्टर नीलम ने भी बताया फ्रेजर के बारे में। उसके अलावा जॉनसन एंड जॉनसन, मॉडर्ना एंड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के ट्रायल्स कुछ प्लानिंग में है और कुछ ऑलरेडी चल रहे हैं। और रिसेंटली जैसा कि यूएस ने इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन अभी 12 साल के बच्चों के लिए फेजर वैक्सीन के लिए दे दिया है जी। मुझे लगता है कि ये हमारे देश के लिए बहुत अच्छा कदम है इस पैंडेमिक से लड़ने के लिए, क्योंकि जब इम्यूनाइज नहीं करेंगे, पहली बात हो हम स्कूल और कॉलेज खोलने की जो बात है वो सोच नहीं पाएंगे। कोरोना की दूसरी लहर चल रही है, बच्चे इसकी चपेट में आ रहे हैं, लेकिन तीसरी में आशंका ये जताई जा रही है कि बच्चों पर यह सबसे ज्यादा घातक होगी, खतरनाक रूप से वार करेगी। वैक्सीन के ट्रायल शुरू करने की इजाजत दे दी गई है। देश के 4 बड़े डॉक्टर्स इस वक्त हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं, लेकिन डॉक्टर चौहान, ट्रायल शुरू हो रहे हैं, उसके लिए हमें इंतजार करना होगा। आप सभी लोग आशावान हैं कि ये वैक्सीन बच्चों पर कारगर होगी, असरदार होगी। उससे पहले जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती है, हम अपने बच्चों को 18 साल से कम उम्र के बच्चों को डॉक्टर चौहान कैसे बचाएं? देखिए, जो 18 साल से नीचे एकदम से है, मैं दो चीज क्लियर करना चाहता हूँ। मुझसे पहले एक एक्सपर्ट ने कहा था, पहली बात तो ये मैं जल्दी से क्लियर करना चाहता हूँ, जितनी भी वैक्सीन है अभी तक जो अप्रूव हुई है वो 3 प्लेटफॉर्म पे है। ठीक है, mRNA प्लेटफॉर्म पे है, वायरल वेक्टर प्लेटफॉर्म पे है और तीसरी वाली इनएक्टिवेटेड वैक्सीन प्लेटफॉर्म पे। मेरा ये विश्वास है जितनी भी वैक्सीन है जो सेफ है, उन सबको वैक्सीन को जहां जहां वो अप्रूव है वो सब बच्चों में ऑलरेडी या शुरू नहीं है तो शुरू हो जाएगा। और जेनसन mRNA वैक्सीन नहीं है, जेनसन वायरल वेक्टर वैक्सीन है। रही बात 18 और 17 साल में, अगर वैसे देखें तो कोई ज्यादा फर्क नहीं है, 16 और 17 में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। यही है कि वैक्सीन इतनी नाजुक चीज है और इसकी सेफ्टी, इम्यूनोजेनिसिटी तो क्या है ही, इसकी तो इम्यूनोजेनिसिटी नहीं होगी तो देने का कोई फायदा नहीं। मगर हम लोग ऐसा सोचते, जो लोग वैक्सीन डेवलपमेंट पर काम करते हैं, सबसे बड़ी चीज है सेफ्टी। और सेफ्टी में एडवर्स इवेंट की क्या, क्योंकि वैक्सीन सिर्फ इनएक्टिवेटेड वायरस नहीं है या सिर्फ एस प्रोटीन वायरल वेक्टर में नहीं, वैक्सीन में कम से कम 20-25 और कंपाउंड डाले जाते हैं, कुछ केसेस में एडजुवेंट डाले जाते हैं और उन सब की अपनी रिएक्टिविटी होती है और जरूरी नहीं है कि एडल्ट्स में जो हो वही बच्चों में हो। तो इसलिए ये ट्रायल करना एकदम से लाजमी हो जाता है। इसीलिए जैसे अब चारों ने एक ही बात कही आपको पिछले आपके सेशन में कि बहुत जरूरी है, होना चाहिए, सब जगह हो रहा है और हमारे देश में हो रहे तो बहुत अच्छा। तो जो रिएक्टोजेनिसिटी जरूरी नहीं है कि वैक्सीन का जो पोर्शन है उसी पे हो, दैट इज वायरस का, ठीक है, उसमें PEG है, किसी में लाइक कोवैक्सीन में फॉर एग्जांपल वीरोमैक्स करके एडजुवेंट, जिससे कि वैक्सीन की पोटेंसी बढ़ती है। तो वो अननोन होते हैं, उस अननोन को हम लोगों को सॉर्ट आउट करना पड़ता है एज वाइज में। तो ये, और अभी बच्चों, आपका सवाल जो ये है कि अभी जो बच्चे हैं या जो
उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। आई थिंक सबको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। आई थिंक जो 12 साल से 10 साल 8 साल से बच्चे हैं सर, बेसिक्स में वही है कि सबको मास्क, और जब तक इसका प्रकोप ज्यादा है डबल मास्क। मास्क से अच्छी कोई वैक्सीन नहीं है मेरे ख्याल से। वैक्सीन में फिर भी आपको देना है, जाके लेना है, सप्लाई का चेन का प्रॉब्लम है वगैरह वगैरह, बट मास्क पहनने में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पेरेंट्स को देखे, बच्चों को देखे, घर में देखे, जहाँ संक्रमण ज्यादा है मास्क पहनाइए, हाथ साफ। इसी तरह से पूरे जहां जहां सक्सेसफुली वर्ल्ड ने किया है, वैक्सीनेट तो किया ही है, मगर बहुत ही ध्यान से उन लोगों ने अपने वैक्सीन, अपना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है। हम लोगों के लिए थोड़ा स्लिप ये हो रहा है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा स्लिप है और वैक्सीन की कमी तो है। तो मैं सोचता हूँ वापस चले, सब लोग वापस फिर से बहुत ही स्ट्रिक्टली मास्क पहने, हाथ धोएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और अच्छे दिन सामने आए के रहेंगे। इसमें मेरे को कोई विश्वास नहीं। हमें अभी लग रहा है कि ये पता नहीं कैसे इससे नाता छूटेगा। नाता जरूर से जरूर छूटेगा इससे। डॉक्टर चौहान, बहुत अच्छी बात है। देखिए आप कितना पॉजिटिवली कह रहे हैं कि बिल्कुल इससे पीछा छूटेगा हमारा। और जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आप कर रहे हैं सर, उसमें हम बहुत ज्यादा लैग करते हैं, बहुत ज्यादा पीछे होते हैं। डॉक्टर नीलम, सॉरी, आप कुछ कहना चाह रही थी, हम डॉक्टर चौहान के पास चले गए। बताइए मैम प्लीज। देखिए, मैं सैयद साहब एक चीज मैसेज देना चाह रही हूँ कि थर्ड वेव आ गई, क्योंकि फर्स्ट वेव में हमारे पास पीपी किट, मास्क नहीं थे, और सेकेंड वेव हमारी गलती हुई है, जो लैंसेट ने क्रिटिसाइज किया है इंडिया को, जो हमारी पॉलिटिकल रिलीजियस रैलीज हुई है उसके लिए, और हमारे पास ऑक्सीजन नहीं था। इसीलिए जो नेशनल एक्सपर्ट्स है उन्होंने आपको इत्तला किया कि थर्ड आएगी और आप थर्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाए। लेकिन मैं आपके जरिए सारे माता पिता, मुझे बहुत सारे फोन आते हैं, अभी हमारे पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि हम बताएं कि बच्चों में ज्यादा होगा, क्योंकि हमने फर्स्ट में और सेकंड में गलती कर चुके हैं। तैयारी करने में कोई गलती नहीं है, तो हम अपने आप को थर्ड वेव के लिए तैयार कर रहे हैं और थर्ड वेव में सोच रहे हैं कि अगर बड़े प्रोटेक्ट हो जाते हैं तो बच्चों की प्रोटेक्शन की बात करें। तो ये प्लीज क्लैरिटी नंबर 1। सेकेंड, अगर ये 3 चीज का हम ध्यान रखते हैं तभी हम बच सकते हैं। नंबर 1, अगर थर्ड वेव हमें नहीं लानी है तो हमारी वैक्सीन, आप जानते हैं मुझसे ज्यादा कि जो स्पीड से हमारी वैक्सीन चल रही है, और आपने इंट्रोडक्शन में ही बताया कि कहाँ पे वैक्सीन नहीं मिल रही, तो क्या हम नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में अपनी वैक्सीन पूरे देश को जो 60% अडल्ट पॉपुलेशन है उनको लगा पाएंगे? आंसर है नहीं। क्या हम अपनी, अब हमें मालूम है कि ये विलेजेस में पहुंच गई है, नाउ दैट विलेजेस में पहुंच गई है, और हम अभी तक अपनी प्रोटेक्शन, कोविड बिहेवियर और इवेंट जिसमें आपके पार्टीज वार्टीज मैरिजेस, ये हम नहीं रोक पाए हैं। तो इस 2 को नजर रखते हुए एक्सपर्ट का कहना है, प्लस तीसरी सबसे खतरनाक चीज जो वायरस म्यूटेट कर रही है, आपको जान के होगा कि आज ही जो रिलीज आ रहा है जो 1618 म्यूटेंट, वो उसको हम कह रहे हैं एस्केप म्यूटेंट। तो जब तक वायरस रहेगी वो अपने जीने के लिए म्यूटेट करेगी, एस्केप करेगी म्यूटेंट। अभी कोविशील्ड साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन जो 4% है इंडिया में, उसके इफेक्टिव नहीं है। तो इसीलिए हम आपको ये कह रहे हैं एक्सपर्ट्स की, हम जितने से जल्दी प्रोटेक्ट करेंगे, हम म्यूटेंट से बचना चाह रहे हैं। साइंस अपना काम करिए, लेकिन हम पॉपुलेशन को डराना नहीं चाह रहे, माता पिता को डराना नहीं चाह रहे। हम ये कह रहे हैं कि तैयारी करिए, हो सकता है, और हम अपने आप को डॉक्टर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप को तैयार कर रहा है। आप खुश रहें, आप अपने लिए मास्क करें और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करें। बाकी हम सब 4 पहिए की गाड़ी, गवर्नमेंट, मीडिया, डॉक्टर्स और आप चौथी गाड़ी पॉपुलेशन, अपना ध्यान रखें, ये कहना चाहूँ। बहुत ही बढ़िया मैम। डॉक्टर नीलम, ये आपका सजेशन भी अच्छा था और डॉक्टर चौहान की बात को आपने आगे बढ़ाया। डॉक्टर चौहान ये कह रहे हैं कि अच्छे दिन आएंगे, पक्का उन्हें विश्वास है। डॉक्टर प्रज्ञा, थर्ड वेव आने वाली है, थर्ड वेव आएगी, बच्चों पर असर डालेगी, जाहिर सी बात, ये सिर्फ आशंकाएं हैं, बातें हैं, कितनी सच्चाई है इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ हमारे पास नहीं है। लेकिन इससे क्या है कि पूरा देश परेशान है। बहुत जरूरी किसी को कहीं ट्रैवल करना है, किसी को घर जाना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी अपने हॉस्टल्स में, कॉलेजेस में फंसे हुए हैं। तो क्या करें, कितना इंतजार करें?
मैम आप शायद म्यूट हैं डॉक्टर प्रज्ञा। हाँ जी, जैसा डॉक्टर नीलम ने भी बताया कि हमारी वैक्सीन की सिचुएशन कैसी है और हमारा जो वायरस है अभी गाँव तक पहुँच चुका है और अभी भी एक्चुअली बहुत ही जो बड़ी पॉपुलेशन है वो कोविड के प्रति जो बिहेवियर होना चाहिए वो अभी भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो अभी जो सेकेंड वेव है इसको ही कंट्रोल करने में टाइम लगेगा। और जहाँ तक बात थर्ड वेव की, थर्ड वेव फोर्थ वेव या चाहे हम कितनी पैंडमिक हम जितना चाहे एक्सपैंड कर सकते हैं, अगर हमने इसको जो ज़रूरी स्टेप्स जो अभी सभी लोगों ने एडवाइस किया अगर हम नहीं लेते हैं और ये जब तक हम नहीं लेंगे तब तक हम इसको रोक भी नहीं सकते हैं। तो अगर सभी लोग मिलकर एफर्ट्स करेंगे, गवर्नमेंट अपना काम करेगी, डॉक्टर्स को अपना काम कर ही रहे हैं ऑलरेडी, और अगर जनता अपना काम करेगी जिसमें बहुत सारी जगहों पे वैक्सीन है लेकिन लोगों के मन में इतने तरह के भय हैं वो जा नहीं पा रहे हैं और बहुत सारे लोग जो है फॉलो नहीं कर रहे हैं जो प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। तो अगर हम जितना ज्यादा जल्दी इस चीज को समझ करके साथ मिलके कोशिश करेंगे शायद हम उतनी जल्दी ही इस परेशानी से निजात पा सकेंगे। बिल्कुल मैम। डॉक्टर सेठ वैक्सीन का तो हमें इंतजार करना होगा, ट्रायल्स बहुत जल्दी शुरू भी हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने बच्चों को किस तरह से बचाएं? एक कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है वो तो हमें अपनाना है, लेकिन बच्चों के लिए कोई विशेष सलाह आपकी तरफ से डॉक्टर सेठ? देखिए, एक सबसे बड़ी बच्चों के लिए सलाह यह है कि जो स्कूल्स हैं, क्यों बच्चे स्कूल जाते हैं वहां बड़ी जल्दी इनको इन्फेक्शन हो सकता है क्यों बिकॉज ऑफ द क्राउडिंग इन स्कूल। हर एक क्लास में बच्चे होते हैं, तो उसके लिए या तो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए अगर करना है, और जब तक वैक्सीनेशन नहीं होता तो अवॉइड करना चाहिए कि ऑनलाइन जितना हो सके उतना हम ऑनलाइन करें। और जो बड़े बच्चे हैं जब 15 से 16 या जो 14 से 16 लगा लीजिए, उनके लिए अगर स्कूल अरेंज करते तो ये जरूरी है कि स्कूल के अंदर प्रॉपर डिस्टेंसिंग होनी चाहिए उनके लिए। नहीं तो अगर नहीं है तो मेरे ख्याल से ऑनलाइन एजुकेशन होना चाहिए। जैसे यूएसए में है, ऑनलाइन भी है प्लस वो अटेंडेंस द स्कूल भी है, दोनों चीजें हैं वहाँ अलाउ कर रखा है उन्होंने। कैलिफोर्निया में खासकर ये अलाउ कर रखा है। और जहाँ से छोटे बच्चों के लिए जो 5 साल से वो जो 6 साल की उम्र से जब छोटी क्लासों में जाते हैं उनके लिए तो जरूरी है कि आप ऑनलाइन ही रखिए। और 2 से 5 जो मॉन्टेसरी और उसमें जाते हैं, इसमें जो डे केयर सेंटर्स में जाते हैं, उनके लिए तो बढ़िया घर के ही अंदर ही उनको रहना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बहुत जरूरी है कि बच्चों में जो वैक्सीन लगेगी, जब लगी उनके अंदर जो इम्यून रिस्पॉन्स होगा वो बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू 15 से 16 साल के बच्चों में ले जो इम्यून रिस्पॉन्स है उनका बहुत ज्यादा होता है, एंटीबॉडी बहुत धड़ाके से बनती हैं बनिस्बत जो 18 से 20-25 साल के बच्चों में एडल्ट्स में होती है। तो उसके वजह से बुखार आ सकता है, उसके लिए चिंता नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके लिए डॉक्टरों से भी सलाह लेनी चाहिए कि बुखार आ गया क्या करना चाहिए। अननेसेसरी वो पैनिक नहीं होना चाहिए कि वैक्सीन का ये वैक्सीन के रिएक्शन होते हैं बच्चों में, हर एक वैक्सीन का रिएक्शन, मीजल्स लगाइए, रूबेला लगाइए, कोई भी वैक्सीन लगाए उसका रिएक्शन हो सकता है। तो इसी तरह इसका, और डॉक्टर चौहान ने एक बहुत अच्छी बात कही कि हर एक वैक्सीन के अंदर हालांकि एंटीजन सेम है लेकिन जो उसके अंदर हम लोग कुछ चीजें मिलाते हैं, जैसे आपका एस्ट्राजेनेका हमारे यहाँ वैक्सीन चल रही है ये कोविशील्ड, इसके अंदर एडनो वायरस का वेक्टर लिखा है। इसी तरह वो एडनो वायरस का वेक्टर आपका स्पुतनिक में भी है, जॉनसन की वैक्सीन में भी है। तो वो एडनो वायरस के हालांकि उसके अंदर कुछ अपना नहीं होता लेकिन रिएक्शन हो सकता है उससे। तो ये जहां तक कोवैक्सीन का है, कोवैक्सीन इज वेरी सेफ और ये सारी वैक्सीन सेफ है, लेकिन जो मिले वो लगवा लीजिए, ये बढ़िया है। लेकिन ये है कि जरूरी है, उसके लिए आपको समझदारी का साथ साथ चलना पड़ेगा। ये अच्छी बात आपने डॉक्टर सेठ कही कि जो मिले लगवा लीजिए, वैक्सीन लगवाना जरूरी है। डॉक्टर चौहान रिएक्शन होगा, हो सकता है। नीलम जी कुछ कहना चाह रही है? एक छोटा सा सवाल डॉक्टर चौहान से पूछ लें, है ना, उसके बाद क्योंकि उनकी टर्न। सर, डॉक्टर चौहान, अब तो स्थिति ये हो गई है सर कि बच्चे घर से तो बाहर निकल सकते ही नहीं है, लेकिन अब तो उन्हें बैल्कनी और कॉरिडोर में जाने से भी पेरेंट्स ने मना कर दिया है। तो बच्चे करें तो करें क्या? और वो छोटा सा डॉक्टर प्रदीप सेठ की बात को आगे बढ़ाते हुए सर, कि भले ही रिएक्शन हो या कुछ हो, लेकिन कितना जरूरी है वैक्सीन लगवाना बच्चों को?
मेरा अपना विश्वास ये है कि जैसे आपकी चैनल से ये कहा जा रहा है कि एक तो बिल्कुल किसी भी तरह का पैनिक करने की जरूरत नहीं है। वायरस बालकनी में आके खड़ा नहीं हुआ है बाहर। वायरस तो जब तक संक्रमण नहीं हुआ घर पे तब वो तक एयरबॉर्न की जब से बात आई है ना, तो पेरेंट्स तो नहीं निकलने दे रहे। और हमने बहुत सारी चर्चा की जी, बहुत सारे डॉक्टर से बुला के पूछा कि भाई क्या करना है, कैसे करना है। लोग डर रहे हैं, बहुत डर रहे हैं सर। मैं उसी में कह रहा था कि एयरबॉर्न तो ये सदा से ही था। हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले शुरू, इसका कोई वो जब मास्क पहनी आपने, तो चाहे एयरबॉर्न हो और चाहे ड्रॉपलेट्स में हो। देखो, एयरबॉर्न और ड्रॉपलेट का यही फर्क है। जो थिकर ड्रॉपलेट है, पहले लगता था कि वो ज्यादा उससे ज्यादा संक्रमण होता है। अभी लगता है कि जो छोटे वायरस पार्टिकल है वो बहुत छोटे सारे ड्रॉपलेट में भी, तो दैट्स व्हाई इट्स लाइटर। मगर कोई भी फर्क नहीं है इसके संक्रमण में पहले से, सिवाय इसके कि जो म्यूटेंट्स आए, जैसे अभी नीलम जी का साउथ अफ्रीकन म्यूटेंट, यूके म्यूटेंट। अगर मैं म्यूटेंट की भी एक कहना चाहता हूँ, इसकी कोई परवाह नहीं करिए ये कहाँ का म्यूटेंट, ब्राजीलियन है कि कैलिफोर्नियन है। म्यूटेंट इज जस्ट अ म्यूटेंट, और वायरस को म्यूटेट करना ही है। इसी तरह से वायरस एक दिन निकल जाएगा, क्योंकि ये म्यूटेट करता है। नया वायरस है, तो इसलिए अभी ऐसे लगता है इसके वेरिएंट हमको बहुत ज्यादा परेशान करे, और करेंगे, शायद हो सकता है करें। तो मैं सोचता हूँ पेरेंट्स को बिल्कुल भी ऐसे बच्चों को बालकनी में जाने से बिल्कुल मना नहीं करना चाहिए, बट मास्क जरूर पहने। अब ये भी मैं बार बार कहूंगा, मास्क जैसा मास्क के बिना नहीं, कोई शील्ड आपके पास में नहीं है। ठीक है, वैक्सीन और मास्क, मास्क और वैक्सीन। थोड़ा सा समय कम है सर, हम एंड की तरफ बढ़ रहे हैं। डॉक्टर नीलम, आप कुछ कहना चाह रही थी मैम? जी, मैं ये कहना चाह रही थी कि आपका जो प्रीवियस क्वेश्चन था बच्चों के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल फैमिली मेंबर्स को आइसोलेशन का समझना चाहिए। अगर आपकी फैमिली में कोई पर्सन है जिसको कोविड है, अभी तक काफी लोग आइसोलेशन का मतलब नहीं समझते हैं, तो प्रेफरेबली वो केयर टेकर जो उनका ध्यान रख रहा है, वही केयर टेकर को प्रॉपर अपनी तरीके से करना चाहिए, मास्क एंड हैंड वॉशिंग एंड ऑल, सो दैट यूटेंसिल्स एंड ऑल, सो दैट वही दूसरे बच्चे को ना। और बच्चे को बचाने के लिए आपकी इम्यूनिटी, एक आपको उनकी डाइट का ध्यान रखना चाहिए, आपकी उनको स्लीप का ध्यान रखना चाहिए। स्क्रीन टाइम एंटरटेनमेंट वाला 2 आवर्स रखें, बहुत ज्यादा भी ना रखें, बेसाइड्स द स्कूल का टाइम जो चलता है। प्लस उसके साथ ही आपको उनकी मेंटल हेल्थ इशू का भी ध्यान रखना है, जो आजकल बहुत ज्यादा बढ़ रही है। सो मेरा मतलब सारा टाइम क्वांटिटी टाइम नहीं, थोड़ा सा क्वालिटी टाइम बच्चों की, उनकी प्रॉब्लम सुन के उनको देना है, ताकि उनकी इम्यूनिटी बढ़े और उनको समझ आए कि वो स्लीप और डाइट और एक्सरसाइज का क्या मतलब है। एक्सरसाइज के आपके अंदर एक एंडोर्फिन्स रिलीज होती है। दूसरा, जो म्यूटेंट्स होते हैं वो 2 किस्म, जेनेटिक शिफ्ट्स एंड ड्रिफ्ट्स। जो छोटा सा ड्रिफ्ट होता है, अभी तक हमारी वैक्सीन उसके अगेंस्ट है, लेकिन भगवान ना करे अगर वो एक्सेसिव शिफ्ट होता है तो वैक्सीन काम नहीं पड़ेगी। इसीलिए हम सबको सतर्क रहना चाहिए कि जल्दी से जल्दी सबको इम्यूनाइजेशन हमको करना चाहिए। और मास्क के बदले मैं अगर आपको बोलूं कि किसी तरीके से प्रोडक्शन चीप हो जाए और N95 मास्क बच्चों के लिए निकले, बिकॉज जैसे वो नाम है 95% आपको प्रोटेक्शन। थैंक यू मैम। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान, डॉक्टर प्रदीप सेठ, डॉक्टर प्रज्ञा यादव, डॉक्टर नीलम मोहन, आप चारों का बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण जानकारी को देने के लिए।